वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम हम लोग ने शुरू किया था द रैट ट्रैप फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। दिस इज द 4th चैप्टर ऑफ योर बुक। आपकी बुक का ये 4था चैप्टर है, जिससे इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स भी फिनिश कर लिए, उसके अलावा 2 पोएम भी फिनिश कर ली और इसका फर्स्ट सेशन भी हो चुका है इस चैप्टर का। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू टू दिस वीडियो। उस सेशन को, उस वीडियो को जरूर पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ही समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर दैट दिस चैप्टर इज रिटन इन वेरी टफ लैंग्वेज। मतलब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो अनफेमिलियर हैं आप सभी लोगों से। तो उम्मीद करते हैं आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसमें मैंने समरी और एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग से पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये चैप्टर किस बारे में है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हाउएवर इट इज़ वेरी बोरिंग, हम भी जानते हैं ये बोरिंग चैप्टर है थोड़ा, लेकिन इसमें सीख्स जो टीचिंग और सीख दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है। फॉर द फ्यूचर फॉर्मिंग वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर हम भविष्य को निर्माण करना चाह रहे हैं एक अच्छे भविष्य की तरफ, तो हमें इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किस तरीके के अच्छा इंसान बनना चाहिए, किस तरीके से इस दुनिया में अपना जीवन यापन करना चाहिए, और बहुत सी तमाम चीजें इस चैप्टर में इंक्लूड करी गई हुई हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन समरी दे दी थी। और अराउंड 20 स्लाइड्स इस चैप्टर की लगभग जो हमने बनवाई है, अराउंड 60-65 स्लाइड्स बनी है इस चैप्टर की। तो वो आप में से 20 स्लाइड्स को हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्लाइड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जो इतने बच्चे भी है देख चुके हैं, तो देखा होगा इस स्लाइड्स पर हमने मेरे ख्याल से एंड किया था। तो हम उसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे जहां पर एंड किया था। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग रैट ट्रैप के आगे पार्ट को थोड़ा दम समझेंगे। जिसने वो देखा है वो आगे इस चीज को थोड़ा सा आसानी से समझ सकेगा, जिसने नहीं देखा है उसको हम एक बार बता दे 1% भी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। इसलिए वीडियो को स्किप करके, इस वीडियो को स्किप करके उस वीडियो को जरूर देख लो। नहीं देखना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना तो शुरुआत से सारी वीडियो देखना, क्योंकि चैप्टर्स 2 से 3 सेशन में पूरे हो पा रहे हैं। लेंथी चैप्टर्स हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और हम बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे। दिक्कत यह है कि जैसे फर्स्ट सेशन किसी भी चीज का, चाहे किसी भी यूट्यूब में मैंने देखा कई भी चैनल हैं, आप 12th के बच्चे या कोई भी बच्चा होता है, जब एक पूरी सीरीज चल रही होती है किसी चीज की, तो जैसे कोई नया टॉपिक आता है, उस टॉपिक का जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट वीडियो होती है किसी भी एक पर्टिकुलर न्यू टॉपिक की, तो उस टॉपिक के पहले सेशन पे तो भीड़ होती है। जैसे उसका दूसरा सेशन आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली 30 और 40% बच्चे कम हो गए, और तीसरा आया उसी सेशन, उसी टॉपिक का तीसरा सेशन आया तो उसी में 30% और कम कर लीजिए। तो आपको लगता है कि आपने अपने साथ न्याय किया है? पता है आपने क्या गलती करी है? आपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बहुमूल्य समय को यहां पर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आज के बाद ऐसा ना करें। बहुमूल्य समय को नष्ट किया है सिर्फ, और इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में चुकाना पड़ेगा। आपने किसी टॉपिक का पहला सेशन देखा, ठीक है, मान लीजिए 1000 बच्चे देख चुके थे, 1 घंटे में 2000 बच्चों ने देख लिया। दूसरा उसी टॉपिक का आगे का पार्ट, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, लेकिन दूसरे सेशन पे बच्चों की संख्या जो है 2000 से, एक हफ्ते के अंदर अगर 2000 व्यूज हैं तो वो आ जाता है 1400 पे। ये आपको पता है, जो बीच में 600 बच्चे नहीं है, इन्होंने अपने साथ क्या किया? धोखा, अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा किया बेटा यहां पर, और वो आपको खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। आप उस टॉपिक को तो पहली चीज तो आप समझ पाएंगे नहीं दोबारा, क्योंकि फिर आपको किसी दूसरे चैनल पे आपको कुछ फिर से स्टार्ट करने को मिलेगा। आप सोचेंगे हमने यहां पढ़ लिया, तो आपने यहां पर जो 1 घंटा बर्बाद किया था इस 2000 व्यूज में, जो आप भी थे, जो 600 बच्चे, ये 1400 बच्चे जो आए वो इस 2000 में शामिल है। समझ लीजिए, समझिए हम क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो 600 बच्चों ने नहीं देखा, इसका मतलब पहला सेशन तो देखा, दूसरा से यार बोरिंग है। तो क्या किया आपने साथ? आपने अपने साथ धोखा किया। क्या किया? You deceived yourself। आपने और किसी कुछ नहीं किया। वो आज नहीं तो कल 2000 बच्चे इस पे होंगे, इस पे 3000 होंगे, तो इस पे 2500 होंगे, कोई तो कोई बच्चा देखेगा। लेकिन जो बच्चे 600 बच्चे जो कम हुए दूसरे सेशन पे, वो 600 बच्चे महामूर्ख होते हैं बेटा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथ धोखा किया, अपने समय की नष्ट किया है। और समय जो है बहुत बहुमूल्य होता है, इसका कोई मूल्य ही नहीं, अनमोल है, इसे प्रीशियस है। ये तीसरे सेशन पे आ रहा है तो उसमें और कम क्यों? इससे हमसे नहीं मतलब, हम ये सोचते कि बच्चे आखिर ये क्या सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर समझ लिया, अभी आधा भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिमाग में बच्चों के चलता रहता है। तो बेटा सजेशन यही है, अगर आपको वाकई में कोई चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर की सारी वीडियो देखियो, नहीं तो नहीं देखना चाहिए। सच है, टाइम वेस्टिंग, उससे बेहतर आप कुछ और करें उस वक्त। ये मेरी एकदम ओपन
सजेशन है आप सभी लोगों को। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। हम लोग का काम है पढ़ाना बेटा, और कुछ चीजें हैं एक मोरालिटी के रूप में आपको जो है नैतिकता वाले गुण भी थोड़े बहुत सिखा दें। हम बहुत बड़े नैतिकवादी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। जैसे वो पैसा चुरा के जब भागता है क्रॉफ्टर के, तो वो सोचता मैं बहुत स्मार्ट हूं। एंड ही रियलाइज, उसे ये एहसास होता है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। पब्लिक हाईवे में वो डायरेक्ट नहीं जाता है, पता है क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर होता है। क्यों पता है? कहा जाता है कि ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भैया जब आपने गलती करी है तो आपके चेहरे से एक्सप्रेशन जो होंगे ना चेहरे के, वो बता देंगे दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। यस, आपके चेहरा बताएगा कि आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही किया है। तो इसी वजह से आपका एक कहावत और आती है कि डरपोक को उसका डर मारता है और बहादुर को उसकी बहादुरी मारती है। ठीक है, ये बात एकदम सत्य है। जब इंसान डरपोक होता है तो डर उसे ले डूबता है, और बहुत ज्यादा बहादुरी जो है मूर्खता का प्रतीक होती है। बहुत ज्यादा बहादुरी, तो हर जगह बहादुरी नहीं करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल बेस्ट देंगे, और ये डायलॉग भी एक फिल्म में बोला गया है। अगर आप लोगों ने देखी है वो फिल्म जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें फिल्मों के डायलॉग एग्जांपल के तौर पे हमें याद रखने पड़ते हैं। आपने कमांडो मूवी देखी होगी, कमांडो है ना, उसमें विद्युत नाम का जो हीरो है ना, बड़ी अच्छी बॉडी शॉडी है हमारी तरह। हाँ, हमारी तरह नहीं बिल्कुल, मतलब थोड़ा मजाक कर रहे हैं। बहरहाल जो विद्युत है वो क्या करता है, वो जब पुल पर जा रहा होता है, एग्जाम्पल इसलिए देना कि आप फिल्मों से भी सीखा करें, वर्ड सीखा करें, फ्रेजेस सीखा करें, कहावतें सीखा करें, इंस्पिरेशन लिया करें। सिर्फ हीरोइन को देखने नहीं जाया जाता है ना, एक्ट्रेस की ये अच्छी लग रही है, ये बड़ी खूबसूरत, इसके गाल गुलाबी और हाँ बड़ी खूबसूरत से लग रही है। और कुछ लड़कियां होती है वो हीरो की पर्सनालिटी को देखने जाती है। बेटा इनको देख के कोई फायदा नहीं, उसमें जो चीजें बताई गई उसको ऊपर फोकस किया करो, उसे सीखा करो, जैसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब पुल पे फंस जाता है, उसके गुंडे और इधर लड़की के साथ वो खड़ा होता है हीरो, तो वहां पर क्या करता है, बड़ा जो है अब सब घेर लिया, तो उसने एक ही काम किया था, एक तमाचा मार करके उस विलन को, जिसकी आंख टेढ़ी थी, आंख भंगी थी शायद, अंधा काना था वो, एक तमाचा मार करके वो नदी में कूद जाता है। फिर बाद में हीरोइन कहती है तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे और ये वो। तो उसने एक डायलॉग बोला था कि बहादुरी और मूर्खता में, मतलब बेवकूफी में जरा सा फर्क होता है। ठीक है, फर्क होता है। वहां पर बहादुरी आपको नहीं दिखानी चाहिए, आप कितने भी बड़े खली क्यों ना हो, लेकिन सिचुएशनल होनी चाहिए आपकी ये बहादुरी, तभी आपकी वो कारगर साबित होगी। तो वैसे ही यहाँ पर उसको डर लगने लगा पब्लिक हाईवे पर चलने के लिए, उसको डर लगने लगा क्योंकि उसके पास 30 करोड़ चुराए हुए थे। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो इसने रोड को मोड़ा, रोड को नहीं मोड़ा मतलब अपने आप को मोड़ दिया, ना अपने आप को मोड़ा मतलब रोड से मुड़ गया, ना रोड मोड़ा ना अपने आप को मोड़ा, बल्कि वो रोड से मुड़ गया और कहां गया, इनटू द वुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस सीज्ड हिम नो डिफिकल्टी। तो कॉज्ड, तो पहले घंटे में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले घंटे में कोई सी दिक्कत नहीं हुई। 1 घंटा वो अपने जंगल की तरफ चल दिया, सोचा जंगल के रास्ते में चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप चलो बेटा अंदर चलो, आओ घुसो। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, जैसे वो अंदर घुसता रहा, अब वो जो है पूरा दिन खराब होता गया उसका। मतलब अब जैसे जैसे वो अंदर जा रहा, घुस रहा, वो रास्ते खराब हुए जा रहे हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हैं। अब वो भूलभुलैया मेज बन गया। क्या बन गया? मेज। लाइक मेज का मतलब क्या होता है? भूलभुलैया टाइप में, जिसे है ना, जिसमें रास्ता सही ना हो। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉट इनटू, क्योंकि वो एक ऐसा बिग और बहुत ही भयंकर खतरनाक सा फॉरेस्ट था, है ना। तो इस वजह से वो उसमें अब फंस चुका था। उसने सोचा था मैं जंगल के रास्ते से दूसरे सड़क पर निकल जाऊंगा, चुपचाप निकल जाऊंगा यार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य कोई बदल नहीं सकता। भाग्य समझते हो? हाँ, हाथों की लकीरों को भाग्य नहीं कहते। He tried to be sure, उसने बहुत कोशिश करी, एकदम निश्चित होने की कोशिश करी, to walk in a definite direction, बहुत कोशिश करी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए। But the path twisted back and forth so strangely, लेकिन the path twisted back, वो वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाता है जिस रास्ते पे चलता। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा भूल भुलैया, जिसने देखी होगी लखनऊ में है, आप जाइए बड़े इमाम बाड़े में, आपको भूल भुलैया मिलेगी। जिस रास्ते पे आप जाएंगे बार बार आप ऐसा लगेगा वहीं पर आ गए। तो वही होता है ना, एक कहावत और आ जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब आपका विनाश काल आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसा होता है क्योंकि एक तो गलत आप करके आए, तो उस टाइम पर आपका जो माइंड है ना वो उस गलत चीज पर लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी चोरी सामने आ जाए। तो आपका जो माइंड जो वर्क ऑन करना चाहिए था आपकी मुसीबत को आपको बाहर निकालने के लिए, वो आपका माइंड उस पर नहीं लगता, माइंड लगता है उस पर जो आपने गलत किया। ये टेम्परामेंट, ये एक ह्यूमन नेचर है, टेम्परामेंट नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, आगे बढ़े पीछे आए, वापस टेढ़े मेढ़े वही हुए जा रहे, जहां से वो स्टार्ट हो रहा वहीं पर वो खड़ा वापस। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू एन एंड,
वो बिना एंड के वो चला जा रहा, लेकिन उसको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और लास्ट में उसे एहसास हो गया था कि अरे यार, मैं तो उसी रास्ते पर बार बार जा रहा हूं, जिस रास्ते से मैं चलता हूं उसी रास्ते वापस आ जाता हूं। उसे लास्ट में एहसास हुआ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स। वैसे ही उसने अपने वो विचार, जो बड़ा अभी फिलोसफर बनना था ना, वो विचार जो दिए थे कि रैट ट्रैप, होल वर्ल्ड इज पूरा, होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक रैट ट्रैप। अब वही विचार उसके मन में फिर से आ जाते हैं अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। उस दुनिया और रैट ट्रैप के बारे में उसने विचार दिया था ना कि हंसा था कि दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक रैट ट्रैप। खुद ही फंस गया, और हर इंसान फंसता है इस दुनिया में। 99.9% लोग इस रैट ट्रैप में पड़े हुए हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं रैट ट्रैप में। कुछ लोग अभी पैदा नहीं हुए, वो भी आएंगे, वो भी जाएंगे। 0.1% लोग ऐसे ही होंगे जो कि महात्मा कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध, महात्मा है ना, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का एग्जाम्पल दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ऐसे लोग 0.1% होते हैं दुनिया में। 99.9% हर एक व्यक्ति इस पदार्थवादी संसार में फंस चुका है, पूर्ण रूपेण चकाचौंध में गुम हो चुका है, और हर एक व्यक्ति जाएगा। अब ये मान के चलिए हर व्यक्ति जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं। Now his own turn had come। अब वो समझ गया, अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है। He had let himself be fooled by the bait। उस बेट, जो बेट रखा गया था ना, किसमें बेट रखा गया था? वही जो बेट, जो एक चीज का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े से वो अपने आप को बेवकूफ बना चुका था। और वो टुकड़ा उसके लिए क्या था? वो 30 क्रोनर से। ये जो बेट है वो किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है गाड़ी के रूप में आ जाए, बाइक किसी खड़ी चमचमाती नहीं बाबा चोरी करेगा, चोरी कर ली, तो दैट इज जस्ट लाइक अ बेट। अब आपने देखा कहीं पर जो है किसी का पर्स दिख रहा है हल्का सा, तो वो उसके लिए बेट का काम करेगा, फंसाने का काम करेगा, वो चीज का टुकड़ा होगा वो। And had been caught, और वो उसे पकड़ लिया जा चुका है। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and the fallen logs। जो पूरी फॉरेस्ट है, the whole forest, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, with its trunks, बड़ी बड़ी जो स्टम होती है, ट्रंक्स, बड़े बड़े, ट्रंक का मतलब समझते हो, हाथी की सूंड को भी ट्रंक ही कहते हैं। जो पेड़ का ऊंचे वाला बड़ा बड़ा हिस्सा जो होता है उसे ट्रंक कहते हैं। ब्रांचेज, उसकी जो शाखाएं हैं, थिकेस्ट एंड द फॉलन लॉग्स, और गिरे जो लॉग्स हैं, लकड़ी के लट्ठे जो हैं, उसे लॉग्स कहा जाता है। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसे चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। इट सीम्ड लाइक दैट, ऐसा थोड़ी चारों लोग अभी चलने लगे हैं कि आओ तो का बंद करी बंद करी बंद करी, ऐसे बंद नहीं करने लगते। वो ऐसे लगने लगते हैं उसको कि दैट दीज ऑल थिंग्स आर क्लोजिंग इन अपॉन मी, ये मेरे ऊपर आकर के मुझे एकदम जकड़े ले रहे हैं। एंड इट मीन्स दैट आई एम गेटिंग इनटू अ रैट ट्रैप। इसका मतलब मैं एक रैट ट्रैप में फंस चुका हूं। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और वो किस तरीके से था? एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन के तरीके। प्रिजन का मतलब तो सब समझते होंगे, नहीं समझते तो समझ लो बेटा, कैद को कहा जाता है। कैद का मतलब जेल को कहा जाता है, और इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिससे छुटकारा ना पाया जा सके, जिसके गो थ्रू ना जाया जा सके, जिससे होकर ना गुजराया जा सके, या जिसको तोड़ा ना जा सके। ये सब इम्पेनिट्रेबल का मतलब है। ऐसी जेल जिससे बचा ना जा सके, इन शॉर्ट समझ लीजिए। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे बचा नहीं जा सकता। चलो आगे चलते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर की बात आ गई भैया, याद रखना कि दिसंबर क्यों कहा गया आगे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस हो रही थी भाई, जाहिर सब जानते हैं दिसंबर में भयंकर सर्दी पड़ती है, और सर्दी में जो शाम होती है वो शाम बहुत जल्दी हो जाती है। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे उसका खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा और उसकी जो है निराशा और उसका जो दिल था वो बैठा जा रहा था, डर के मारे उदासीनता और निराशा बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट्स हैड कम। एंड ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, वो एकदम निराशा होकर के घर में जमीन पर व्यथित होकर के बैठ जाता है, दयनीय अवस्था में एकदम बैठ जाता है। टायर्ड टू डेथ, एकदम इस तरह से थक जाता है जैसे कि मरे वाला। कैसे? मरे वाला। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि अब उसका अंत निश्चित है। क्या? अंत निश्चित है। आगे चले भाई। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, मतलब हेड शरीर होगा रखा, तो उसे जैसे हम लोग पटरी पे लगते हैं अपने कान को, तो कान पे हो जाता है ना, आवाज आ रही है ट्रेन की, उस तरीके कान जैसे जमीन पर रखता है जमीन पे, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड एज ही पुट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड अ साउंड, साउंड को वो सुनता है। वो हर्ड a hard regular thumping, thumping मतलब थप 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 थप, रेगुलर वॉइस, एक रेगुलर, एक इंटरवल रेगुलर वॉइस को कहा जाता है थंपिंग। थंपिंग मतलब गड़बड़ छाड़े वाली को नहीं, खड़ा फटक खटा ऐसे नहीं, खट खट
खट खट, चुर चुर चुर, लाइक वॉइस। इस तरह की बहुत सी आवाजें आप सुनते हो। घर में भी दरवाजा हो जाता है, कभी कभी जाम हो जाता है ना, जंग लग जाता है तो चुर चुर करता रहता है, उसे ही कहते हैं थंपिंग। सो देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि वो क्या था। क्या था? ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। उठाया का मतलब ये थोड़ी का उठ ऐसा नहीं, मतलब अपने आप उठा, वो उठा। एंड दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। वो क्या था? एक हैमर स्ट्रोक, मतलब एक हथौड़े की आवाज थी, जो कि हथौड़ा पटक रहा जाता, कोई पटक रहा है उसको। जैसे आपने सुना होगा चांदी के वरख जब बनते हैं, आपने मिठाइयों पर देखा होगा, चांदी की एक परत लगाई जाती है, उसको जब बनाया जाता है तो जो है मेरे मेरे जिंदगी का बहुत भयानक एक्सपीरियंस है वो, जब चांदी की वरख वाला, बचपन में बहुत बड़ी बात है, बाद में बताएंगे। लेकिन जब आप उसे बनते हुए देखें कहीं पर तो कट 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 इतनी आवाज आती है, इतनी आवाज आती है, और वो हम बचपन अपना भूल नहीं पाएंगे, जैसा कि हम सुनते थे। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है। चलो, दोज आर द हैमर स्ट्रोक। वो क्या थे? हैमर स्ट्रोक से फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल के, आयरन मिल मतलब लोहे की एक कारखाना था, लोहे की एक फैक्ट्री या कारखाना था। He thought and there must be people nearby। तो उसने सोचा अगर ये आवाज आ रही है हैमर की है तो आदमी होंगे, कोई भूत तो चला नहीं रहा होगा हैमर। He summoned all his strength, got up and struggled in the direction of the sound। साउंड के डायरेक्शन में वो जाता है। किस तरीके से जाता है? अपनी पूरी शक्ति को बुलाता है, ए शक्तियों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया उसको। क्यों? क्योंकि उसको निराशा में एक आशा की चिंगारी दिखाई देती है कि there were some people, हो सकता है कुछ लोग हों, क्योंकि उसने खटखट की आवाज सुनी थी। एंड दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर उसने लूज, इस एक टीचिंग और यहां पर निकल गई, उसने अगर अपने आप को लूज कर लिया होता, अपने आप की आशा, अपने हार्ट को एकदम बैठा लिया होता, तो शायद वो जो है आगे ना बढ़ पाता। लेकिन इसे कहते हैं निराशाओं में या दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाओं में अवसर को तलाश करना। अब वहां पर वो पूरी तरीके से, अब वहां पर जस्ट अ मिनट, अब वो वहां पर पूरी तरीके से थक चुका था। अगर चाहता तो लेट जाता। बहुत से लोग होते हैं तो जिंदगी से थक जाते हैं, उसके बाद वो कोशिश नहीं करते। अगर उनको जरा सा भी 1% चांस मिले व्यक्ति को इस तरह की अवस्था में, तो उसको चाहिए कि अपनी वो 99% ताकत जो लूज हो चुकी है, जो खो चुकी है, उसको फिर से इकट्ठा करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भगवान थोड़ी पूरी दे देगा। भगवान तुम्हारे प्रति वो कृतज्ञ थोड़ी है कि तुम्हारा साथ हमेशा देता रहेगा। हाँ, आपको एक हिंट्स दे सकता है, लो बेटा इस रास्ते चले जाओ, हिंट्स दिया जा सकता है। वही उसको हिंट दिया भगवान ने, और उसने अपनी पूरी ताकत को, स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, गॉट अप, उठा, एंड स्टगर्ड इन द डायरेक्शन, और लड़खड़ाते हुए। स्टगर्ड का मतलब होता है स्टैगरिंग, स्टगर्ड कहीं पर सुने तो लड़खड़ाते हुए, जब आपके पैरों में ताकत नहीं रहती है, उसी डायरेक्शन में चल दिया जहां से साउंड आ रहा था। द रैम्सो आयरन वर्क्स, फैक्ट्री का क्या नाम है? रैम्सो आयरन वर्क्स। ठीक है, ये एक फैक्ट्री का नाम है। which are now closed down, जो आके अब बंद हो चुकी है। which are now closed down, जो अब बंद हो चुकी है। राइटर जब लिख रहा है वो, were not so long ago a large plant, एक प्लांट कभी हुआ करती थी। प्लांट आपने सुना होगा, पौधे को कभी कहते हैं प्लांट का मतलब कहीं पर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो इसे भी हम प्लांट कहते हैं। एक प्लांट था वो द स्मेल्टर, जहां पर लोहे को पिघलाया जाता था, और लोहे में से जो मतलब एक कच्चा लोहा होता था उसको, उसमें से उसको अलग किया जाता है। लोह अयस्क का आपने सुना होगा, उस लोहे को मतलब कोई जो पदार्थ जमीन से निकलते उसमें से रिफाइन करके एक लोहा निकाला जाता था, उसे स्मेल्टर कहा जाता है। एक स्मेल्टर था वो। रोलिंग मिल, वहां पर सरिया बनाई जाती थी। रोलिंग मिल का मतलब, एंड फोर्ज, इट वाज जस्ट लाइक मिस्त्री कारखाना। मिस्त्री कारखाने का मतलब जहां पर लोहे का काम होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोर्ज। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down canal. इन द समर टाइम जब आता था, उस समय की बात है। यहाँ पर राइटर कर रहा है कि जब समर टाइम मतलब गर्मी के जब दिन हुआ करते थे, लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस, बड़े बड़े बार्जेस बनाए जाते थे। बारजा, वो बारजा नहीं जो हम लोग के यहाँ बोला जाता है वो बारजे पे खड़ी है, वो वाला बारजा नहीं, बार्जेस। यहाँ पर एक फ्लैट टाइप का, एक लोहा टाइप का, टीन टाइप की बनाई जाती थी, है हैवली लोडेड बड़े बार्जेस। एंड स्काउज, यहां बार्जेस का मतलब आप उसे नाव के तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एंड स्काउज स्लिड डाउन, और उसको फिसला दिया जाता था। स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, पीछे एक कैनल थी। कैनल का मतलब क्या था? कैनल का मतलब एक क्या बोलते हैं, नहर। आप समझ रहे हैं, नहर को कहा जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो मतलब जहां लोहे का कारखाना होता है, तो लोहे को जब गर्म किया जाता है तो उसके बाद उसमें शेप दिया जाता है, और शेप देने के बाद जो है उसको जाहिर से ठंडा भी किया जाएगा। तो ठंडा होने के लिए उसका इंतजार नहीं कर सकते ना कि ठंडा हो जाए उसके बाद फिर हम इसको दूसरी जगह ले जाए, तो उसको तुरंत पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो तुरंत ठंडा हो जाए, इस वजह से। ठीक, चलिए अच्छी बात है, जस्ट अ मिनट। चलिए,
तो बड़े बड़े, हाँ, तो रोलिंग मिल होता था, बड़े बड़े जो वो बीम बनाए जाते थे, स्लाउस जो स्काउस होता है, और फिर इसको स्लिट डाउन, उसको फिसला दिया जाता था, पीछे के रास्ते थे और पीछे कैनल में जाकर के वो ठंडे हो जाते थे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि पीछे एक जो कैनल थी वो एक लार्ज इनलैंड लेक से ढकी हुई थी। मतलब एक इनलैंड लेक का मतलब जो चारों तरफ से जमीन से ढकी रहे या जमीन से घिरी रहे, ढकी नहीं मतलब घेरी रहे, बीचों बीच में पानी होता था। एंड इन द विंटर टाइम, और जब विंटर टाइम आता था, जब सर्दियां आती थी, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच शिफ्टेड डाउन। और जब सर्दियां आती थी तो जो मिल के आसपास के जो रोड हुआ करते थे वो पूरे ब्लैक हो जाते थे। ऑल द कोल डस्ट, वो जो कोयले के डस्ट निकलती थी, कालापन निकलता था, which shifted down from the big charcoal crates। चारकोल की, जो चारकोल का मतलब कोयला होता है, चारकोल की जो वो होती थी, क्या नाम, हाँ, चारकोल की मतलब, चारकोल मतलब वही कोयला जो होता था, तो कोयले को जब जलाया जाता है, दहकता है, तो उसमें चट चट की आवाज आती थी कि नहीं, या आप भी आप देखे होंगे। तो वही चारकोल, बड़े बड़े चारकोल के जो क्रेट्स होते थे, है ना, जो अंगारे होते थे, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो अंगारे जब अलग होते हैं तो उसमें से एक वॉइस भी निकलती है, उन्हें अलग किया जाता था। शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द, उसे छाना जाता था, शिफ्टेड डाउन का मतलब उसे छाना जाता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बार की बात है, शाम की बात है, एक डार्क इवनिंग मतलब बहुत ही अंधेरी शाम थी, अंधेरी शाम, शाम तो शाम होती है, डार्क भी थी वो, मतलब एक अजीब सी शाम थी। जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के पहले की शाम की बात है। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और क्रिसमस से पहले आता है शाम क्रिसमस की 24 दिसंबर। अभी हम लोग ने वहां दिसंबर पढ़ ही लिया था कि दिसंबर का टाइम था, तो यहाँ पर 24 दिसंबर की बात है कि ऑन 24 दिसंबर द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, वहां पर एक मास्टर स्मिथ, एक लोहार खड़ा था, जो मेन लोहार था, लोहार मिस्त्री खड़ा था, और उसका एक हेल्पर खड़ा था, उसकी हेल्प करने वाला, सैट इन द डार्क फोर्ज, उस भयंकर डार्क फोर्ज में बैठे हुए थे। डार्क फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है मिस्त्री कारखाना, मतलब जहां पर मिस्त्री लोग लोहे के फैक्ट्री में काम करते हैं, उसे फोर्ज कहा जाता है। एक तरह से आप भट्टी समझ लीजिए, ठीक है। नियर द फर्नेस, यहां पर देखिए फर्नेस के पास ही जो है खड़े थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, which had been put in the fire and to be ready to put the anvil, जो उसका वेट कर रहे थे ताकि वो आए, कच्चा लोहा which had been put in the fire, और उसको आग में रखा जाना था। to be ready to put on the anvil, anvil मतलब जिस पर रखा जाए उसे हम anvil कहते हैं। अहरण, हिंदी से हमने एक बार देखी थी, तो इसका मतलब निकल के आता है अहरण। अहरण का मतलब एक बड़ी सी अंगीठी टाइप की, उसमें लोहे को ले जाया जाता था, उसमें वो गर्म होता था, पिघलता था। इन दिस वे एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ द देम गॉट अप टू स्टर अप द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। हर एक थोड़ी देर के बाद उनमें से एक आदमी जाता, और जाहिर सी बात है, अब ब्रेड को जो है आप तवे पर रखेंगे, मान लीजिए ब्रेड को अगर आपको तवे पर रखना है तो रखा रहेगा, पलट वो ना पलटा भी जाएगा, तो उसको पलटने के लिए भी बार बार कोई ना कोई आता था। एक तरफ से लोहा गर्म हो गया है, नीचे से पिघल रहा है, तो उसको पलटने के लिए वही लिखा है कि एवरी नाउ एंड देन, एक एक करके या कभी कभी, वन ऑफ देम, उनमें से एक आदमी उठता था, गॉट अप टू स्टर, स्टर का मतलब होता है हिलाना, किसी चीज को पलट देना या हिलाना। ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक बड़े लंबे से आयरन बार से उसके ग्लोइंग मास को पलट देता था, जिधर चमक रहा होता था उसको पलट देता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर के बाद वापस आ जाते हैं। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीने से लबालब भरे हुए। पर्सपिरेशन का मतलब बेटा स्वेटिंग होता है, स्वेट का मतलब पसीना, स्वीट ना कहते ना बेटा, वो नमकीन होता है स्वेट, और स्वीट होती है मीठी, तो SWEAT स्वेट होता है, और SWEET ये स्वीट होता है। तो ये पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेट, ठीक है, स्वेट का मतलब हो गया पसीना, और पर्सपिरेशन वही स्वेटिंग को कहा जाता है। दो एज वॉज कस्टम, हालांकि ये कस्टम के अनुसार ऐसे ही होता था भाई। फैक्ट्री में भी एक हालांकि आपने देखा होगा चारकोल फैक्ट्री होती है, या कहीं डामर बनता है, वो जो आप कह सकते हैं जो सड़कों पे डाला जाता है, सड़कें बनाने के लिए काली हो जाती हैं सड़कें, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े बड़े जूते पहने रहते हैं, रबर के जूते पहने रहते हैं ना, तो वो कस्टम है, अगर नहीं पहनेंगे तो और नॉर्मल जूता काम थोड़ी आएगा, वो जल जाएगा, उनका पैर मर जाएंगे। तो ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो और कुछ नहीं पहनते थे बल्कि एक शर्ट पहनते थे, वो भी लॉन्ग होती थी, अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहनते थे ताकि असर ना हो, है ना, चमड़ा होगा चपका ले, तुरंत चपक जाएंगे उनका पैर वर, प्लास्टिक पहन नहीं सकते, चमड़ा पहन नहीं सकते, तो लकड़ी जो कि आसानी से जलेगी नहीं, मतलब काम करते रहेंगे, एक टाइम पीरियड के बाद ही वो खराब होगी लकड़ी का, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड, हर टाइम पर उस फोर्ज में, इन द फोर्ज,
फोर्ज में हर वक्त कोई ना कोई साउंड बजा करता था। साउंड का मतलब गाने नहीं बजते थे हिमेश रेशमिया के, साउंड का मतलब वहां पर थप थप पट पट तप तप पट पट थप 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 इस तरह का वो साउंड निकलता रहता था, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री में काम हो रहा है। तो कहीं पर हथौड़े से मारा जाता, कहीं हथौड़ी से मारा जाता, कहीं पर कुछ मारा जाता, अलग अलग तरीके के साउंड जो है। तो कभी लोहे का गिरने का, कहीं कोयले के चटकने की आवाज, कहीं पर लोहे के गिरने की आवाज, कहीं लोहे की थम्पिंग की आवाज। दीज काइंड्स ऑफ साउंड्स वर कैन बी हर्ड देयर। The big bellows groaned and the burning coal cracked। जो जलते हुए कोयले होते थे वो क्रैक करते थे, जब क्रैक करते थे चैटरिंग की साउंड आती थी। जो बिग बेलोज है, धौंकनियां होती थी, धमक, भाई पीटा जाता था लोहे को, वो ग्रोनिंग करते थे। ग्रोनिंग इट इज ऑल्सो द साउंड ऑफ अ एनिमल। एक एनिमल का साउंड होता है ग्रोनिंग, आई थिंक अब याद नहीं आ रहा किसका साउंड है, बट ग्रोन का मतलब होता है एक एनिमल है उसका साउंड है। जैसे कि आप जानते हैं बिल्ली के साउंड को म्यू कहा जाता है, लॉयन के साउंड को रोअर कहते हैं, है ना। और अलग अलग, तो ये रोरिंग जो ग्रोन है ये भी एक जानवर का साउंड है। इसी तरीके से साउंड निकलते रहते थे। बर्निंग कोल, जब वो जलता है लोहा, जो कोयला जलता है, तो कोयले के जलने पर आपने अगर कोयले को जलते हुए कभी देखा है तो उसमें देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, एक साउंड निकलता है। लेकिन उसके अलावा जब वो कोयला आग नहीं पकड़ा लेकिन दहकता होता है तो उसमें भी एक साउंड निकलता रहता है, चट 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 चट। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। जो फायर बॉय होता था, मतलब वहां पे जो लड़का काम करता था जिसमें वो शफलिंग करता था लोहे को, वो शॉवल करता था, चारकोल डालता था। चारकोल का मतलब कोयला डालता था इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के मुंह में, मॉ का मतलब मुंह में, ऑफ द फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी के मुंह में कोयला। भाई आपने देखा होगा बिस्किट फैक्ट्री, कभी देख गए हो? कभी तो गए होगे बिस्किट फैक्ट्री, जहां पे बड़े वाले बिस्किट मिलते थे, वो 1 रुपए में जो मिल जाए, बड़ा वाला, नाश्ते के टाइम हम लोग खा लेते थे। तो वो उस फैक्ट्री में देखोगे जहां भट्टी लगी होती है, उसमें एक ट्रे में बन के जाते हैं, बिस्किट लगा दिए जाते हैं, मतलब मैदा, और उसके अंदर ऐसे घुसेड़ दिया जाता है। कुछ देर के बाद उसको वापस लाया जाता है, फिर उसको पलटा जाता है, फिर उसको अंदर डाला जाता है। दिस इज द प्रोसेस, है ना। बिस्किट बनाने की जो प्रोसेस है, उसी तरीके लोहे को पीटने की भी वही प्रोसेस है और लोहे को गलाने की भी वही प्रोसेस होती है। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर का मतलब ये साउंड है, बहुत बहुत साउंड निकलता था अंदर से। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ जो है फोर्ज के, अगर बाहर की बात करें तो रोडिंग आती थी, एक रोड दहाड़ आती थी। तो दहाड़ किसका? वाटरफॉल। वाटरफॉल दहाड़ता नहीं है, बट यहां पर एम्फेसाइज करने के लिए कि वाटरफॉल भी एक रोडिंग करता था। वाटरफॉल का मतलब जलप्रपात, झरना जिसे कह सकते हैं आप, जो ऊपर से पानी गिरता है। आपने देखा कहीं पर, फिल्मों में देख लीजिएगा, अगर असलियत में नहीं देखा नहीं तो आइए हमारे इलाहाबाद, यहाँ पर थोड़ी सी दूर पर मिर्जापुर है, वहां पर आपको वाटरफॉल मिलेंगे। वहां पर एक पानी की भयंकर सी आवाज आती है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और जो शार्प नॉर्थ विंड होती थी, मतलब नॉर्थ की तरफ से एक बहुत ही तेज हवा आती थी। विप द रेन, वो एकदम इस तरह से आवाज करती थी जैसे कोड़े मार रही हो, विप कर रही हो। विप का मतलब कोड़े मारना। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो लकड़ी, जो ब्रिक मतलब ईंट से बनी हुई जो छतें होती थी, ब्रिक टाइल्ड रूफ, उस पे जब पानी की बूंदें पड़ती थी और तेज हवा चलती थी तो बड़ी तेज, ऐसे जैसे थपेड़े मार रही हो, जैसे कि कोड़े मार रही हो, ये सब साउंड आता था। अब इतने साउंड में इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, तो जाहिर है ये एक पॉसिबल चीज है कि इतने साउंड में द नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट मैन हैड ओपन द गेट, कि वो आदमी उस दिन आया, वही वेगाबॉन्ड। अब वेगाबॉन्ड पे वापस आ जाइए, ये सब उसकी फोर्ज की कहानी थी, पूरे मिल की कहानी हो गई। 2-4 पैराग्राफ आप परेशान हो गए होंगे कि क्या है सर। तो अब देखिए, तो अब इतना प्रोबेबली जब ये बताना जरूरी इसलिए था कि वो बच्चा तुरंत कहता सर वो जो है पहचान नहीं पाया। ये एक स्टोरी है, एकदम जैसे समझ लीजिए एक रियलिटी की तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ये साउंड नहीं बताते तो आगे बच्चा हो सकता था सर वो आगे खड़ा होगा, उसको पता ही ना चला। तो अब इसीलिए नहीं पता चला कि अब देखो कैसे पता चलेगा, जब इतना साउंड होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन आया कौन नहीं आया। बारिश में ही आप अपने घर में देख लीजिएगा, जब बारिश होती है, अगर आपके घर में टीन है, उस टीन की आवाज की वजह से आपके घर में कौन नीचे आ रहा कौन जा रहा वो पता ही नहीं चलेगा। 100% है ये बात, ठीक है। तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि वो आदमी ने, कौन आदमी? वही वेगाबॉन्ड जो जंगल से भागा हुआ था, वो आया एंड एंटर द फोर्ज, और फोर्ज के अंदर वो घुस गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो फर्नेस की तरफ मतलब खड़ा रहा। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any but a shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। मेरी स्पीड में मत जाना बेटा, बहुत से बच्चे हमको गाली भी पकड़े होंगे कि क्या है बड़बड़ करे जा रहे हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करो, सामने आपके पैराग्राफ लिखा है और हमारी आदत में है तेज बोल जाना। हमें मालूम है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ेंगे भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, आपको
ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, आपको स्टोरी समझनी है। स्टोरी समझोगे तो उन वर्ड्स के जो बीच में यूज हुए उनके वर्ड्स के मतलब भी आप समझ सकते हैं। आप समझने के लिए पढ़ते हैं, ना कि रटने के लिए पढ़ती हैं। रोट स्टडी इज नॉट गुड थिंग। जो रट्टन तोता वाले स्टडी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपको वो मोटिवेट हम नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। श्योरली इट वॉज नथिंग। अब आप कहें सर श्योरली मतलब, सर इट मतलब क्या है, सर वॉज मतलब क्या है, सर नथिंग मतलब, तो ऐसे कोनो चैप्टर एक महीने में भी पूरा ना हो पाई। 12th क्लास और 11th क्लास में बता रहे, बच्चा नहीं है जो 5th और 4th क्लास में सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर अब आपको सेंस, अब आपको हिंदी नहीं पता होगी श्योरली की, है ना, लेकिन आप श्योरली वर्ड का मतलब जानते हैं। जब मतलब जानते हो, भाव जानते हो, देन व्हाट डू वी नीड टू नो इन हिंदी। हिंदी में जानने की उसकी आवश्यकता है क्या? इफ वी आर स्टडिंग इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज सॉरी पढ़ रहे हैं, तो उसकी हिंदी जानने की आवश्यकता क्या पड़ी, उस चीज को वहीं पर यूज करें। In this way you can understand, in this way you can use this language as well। आप इस लैंग्वेज का यूज भी कर सकते हैं when you try to understand, है ना, मग अप नहीं करना, रटना नहीं है। Surely it was nothing unusual, ये एकदम unusual नहीं है। nothing unusual means it is usual। इसका ऑपोजिट क्या करें? it is usual, it is not unusual, it means it is usual। ये एक साधारण सी बात है, ये एक साधारण सी बात है फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, उस गरीब वेगाबॉन्ड, उस गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, पूरी रात में उसे कोई भी बेटर शेल्टर नहीं मिलता, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और इसी वजह से वो शायद फोर्ज की लाइट से, मिस्त्री खाना जो था वहां पर, उस लाइट से जो ग्लो हो रही थी, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो कि सूटी पेन, सूटी का मतलब यहां पर कालिख लगी हुई, जो पेन्स से कालिख निकलती है, कालापन से, वो अट्रैक्ट हो जाता है। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और इसी वजह से वो आ जाता है इस आग के पास, और फिर सर्दी का टाइम था, उसे थोड़ा सा गर्माहट भी लेनी थी, है ना। So the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder। जो blacksmith है बेटा, जो blacksmith है वो ग्लांस्ड करता है, कैसे? ओनली कैजुअली, सिर्फ और सिर्फ साधारण तरीके से, एक आकस्मिक रूप से जो है वो जो है ग्लांस करता है, आकस्मिक रूप से, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, अटेंशन नहीं देता। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और एक उदासीनता पूर्वक जो है उसको देखता है। इनडिफरेंटली, डिफरेंटली का मतलब अलग है, लेकिन इन जब लग जाएगा तो उसकी मीनिंग ही अलग हो जाएगी। डिफरेंट का मतलब भिन्नता होता है, अलग अलग होना, ठीक है। लेकिन इनडिफरेंट जब लिखा जाएगा, इनडिफरेंट, तो इसका मतलब होता है उदासीनता। इंडिफरेंस उदासीनता, और इंडिफरेंट उदासीनता पूर्वक, ठीक है। तो उसने एकदम ऐसे, जैसे इग्नोरेंट वे में हम किसी को नहीं देखते हैं कि हाँ कोई खड़ा तो खड़ा रहते, इसे कहते हैं इनडिफरेंट वे, ठीक है। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है जो बिना किसी परमिशन के किसी दूसरे व्यक्ति के घर में घुस जाए, उसके प्रॉपर्टी में घुस जाए, उसे इंट्रूडर कहते हैं, है ना। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ठीक है। ही लुक्ड द वे द पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो वैसे ही दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड द वे, लुक का मतलब उसने नहीं देखा, वो दिखाई ऐसा दे रहा था जैसे उस टाइप के लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही वो दिखाई दे रहा था। जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं, गंदे संदे, पैर गंदे, मुंह गंदा, बाल लटके हुए, है ना, उसी तरीके से वो दिखाई दे रहा था। द पीपल ऑफ हिज टाइप, उसी की तरह के जैसे और लोग दिखाई देते थे, वो भी वैसे दिखाई दे रहा था। विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप डैगिंग इन द चेस्ट, ठीक है। जिस तरह से बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, गंदे कपड़े थे, डर्टी थे, फटे नुचे कपड़े थे। अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स जो होते हैं, उसके पास बहुत से रैट ट्रैप्स उसके ऊपर छाती पर लटके हुए थे, बेचने के लिए निकला था ना वो। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी, किससे? उस आदमी से। कौन? वो जो आयरन मास्टर, जो मतलब मास्टर स्मिथ है, मास्टर स्मिथ है जो, उससे परमिशन मांगती। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है, जो लोहार है, मास्टर ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, उसने नॉडेड किया, नॉडेड हॉटी कंसेंट, उसने एक कंसेंट दी। कंसेंट का मतलब एक सहमति दी, अग्रीमेंट दिया कि ठीक है। नॉडेड का मतलब भी यही हुआ, नॉडेड का मतलब हो गया सर हिलाना। सर हिलाने का मतलब जैसे कि मैं जाऊं तो आपके पिता ने कहा दिस इज कॉल्ड नॉडेड, ये जो हम गर्दन हिला रहे हैं, इट इज कॉल्ड नॉडेड। यस इट इज, यस नॉडेड, इट इज नो नॉडेड, मतलब इट इज अफर्मेशन, इट इज निगेशन। ये अफर्मेशन होता है, ये निगेशन होता है बेटा। तो नॉडेड किया, हॉटी कंसेंट दिया। लेकिन हॉटी का मतलब हो गया बेटा घमंड पूर्वक, मतलब एक प्राउड वे में उसने कहा हाँ ठीक है रुक जा पागल, इस तरह से उसने कह दिया। एंड कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसने बिना किसी वर्ड के उसने कहा ठीक है हाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो आगे देखें। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प का मतलब वही जो वेगाबॉन्ड है उसी का एक सिनोनिम वर्ड है बेटा ट्रैम्प, घुमक्कड़ जिसे कहते हैं।
यूजलेस व्यक्ति आप मान लीजिए। इधर उसने भी यहां तक के एक भी शब्द नहीं कहा, he had not come there to talk, क्योंकि वहां पर वो बात करने थोड़ी आया था। he had not come, वो नहीं आया था there वहां पर to talk, बात करने, but only to warm himself and sleep, वो सिर्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था। and that's why he did not say a single word to the master blacksmith। यहां तक की कहानी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो बेटा दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं देखोगे तो इसमें नुकसान तुम्हारा है, हमने तो एक ही बार पढ़ाना है, लेकिन आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, तो आप दोबारा देख सकते हैं। स्पीड में कर लेना, स्पीड करोगे तो और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम वैसे भी बहुत स्पीड में बोलते हैं, तो एक ही बार में आपको समझ में आएगी। मेरा ऐसा करना ये भी है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि लंबी कहानी है, तो हर एक सेकंड के बाद आपको कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट हो सके और आपको कुछ ना कुछ नया मिले। एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी इन अ स्पीडी वे, स्पीडी मूड में हमेशा रहते हैं हम, ठीक है। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master। in those days, उस समय क्या होता था, जो आयरन मास्टर था, जो मिल थी, was owned by a very prominent iron master। वो एक बहुत ही फेमस जो है, बहुत prominent का मतलब होता है फेमस, बहुत ही सिंपल वर्ड है prominent, eminent और prominent या फेमस, ठीक है। ये होते हैं फेमस या जिसे हम प्रसिद्ध कहा जाता है, जिसको हम प्रसिद्ध कहते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर एक था, आयरन मास्टर है ना, लोहार था, उसका मालिक था। तो एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर के ने उसे खरीद रखा था। ओन्ड का मतलब होता है खरीद लेना, किसी चीज को अधिकरण कर लेना, उसने खरीद रखा था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन, जिसकी हुज का मतलब उस व्यक्ति की, जो कि उसका मालिक था, रैमजो आयरन वर्क्स का जो मालिक था, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, उसका नाम अभी आगे है कि नहीं वो देखेंगे। ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट, उसका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था, वाज टू शिप आउट, एक अच्छा लोहा, आयरन इन द मार्केट, मार्केट में एक अच्छा लोहा तैयार करके भेजना। He watched both a night and day to see the work was done as well as possible। और वो दोनों समय, नाइट में और डे में आता था to see, ये देखने के लिए that the work was done, काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, जितना हो सके, जितना पॉसिबल उतना वो देखने आता था। And at this very moment, और इसी मोमेंट पे, जिस समय वो वेगाबॉन्ड आया था, he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection। और इसी वजह से वो इस 90 राउंड ऑफ इंस्पेक्शन पे आ गया था शाम की, क्योंकि वो चक्कर लगाता था, राउंड लेता था। आपने देखा होगा प्रिंसिपल लोग चक्कर लगाते हैं, टीचर लोग क्या कर रहे हैं, बैठे तो नहीं हैं और कहानी तो नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल बतिया तो नहीं रहे, यही से राउंड कहते हैं। तो उस राउंड पर आया था, तो जब वो वेगाबॉन्ड वहीं पर था, है ना। हाँ चलो आगे देखेंगे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन who had eased his way so close to the furnace that his steam rose from his wet rags। Naturally the first thing he saw, और स्वाभाविक रूप से अगर उसने जो पहली चीज देखी, was the tall ragamuffin, वो लंबे चौड़े रैगामुफिन को देखा। रैगामुफिन का मतलब रैग, फटे नुचे कपड़े जो पहने हुए व्यक्ति था, उसे रैगामुफिन कहा गया है यहाँ पर। तो उस लंबे चौड़े रैगामुफिन को देखा, उस व्यक्ति को, वेगाबॉन्ड को देखा। भाई नेचुरली देखा, वो आया तो उसने नजर पड़ी, भाई अपने स्टाफ को कौन नहीं जानता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गंदा संदा खड़ा हो उसको देखेगा ही देखेगा, नेचुरली उसकी नजर पड़ी। हु हैड ईज्ड, जो अपने आप को एकदम आराम पहुंचा रहा था। who had eased his weight so close to the furnace के पास खड़ा हो करके, that steam rose from his wet rags, जहां से जब वो फर्नेस के पास खड़ा था तो गर्माहट के मारे थे उसके कपड़ों से भाप निकल रही थी। भाप क्यों निकल रही थी, क्योंकि उसके कपड़े गीले भी थे, भाई गिरा वरा कहीं होगा, और उसके अलावा फिर सर्दी थी तो नमी थी उसके कपड़ों में, तो उसमें से भाप निकल रही थी, वेट रैग्स। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब जो आयरन मास्टर था, जिसकी वो कंपनी थी, जिसकी वो फैक्ट्री थी, उसने जो है उसने फॉलो नहीं किया क्या, एग्जांपल ऑफ ब्लैक स्मिथ। जो ब्लैक स्मिथ, जो वो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर था ना, बहुत घमंडी थे ना, नामकूल बदतमीज जाहिल, वो उनका एग्जांपल नहीं लिया। मतलब उनका एग्जांपल ना लेने का मतलब ये कि उन्होंने जैसा बिहेव किया उस मालिक ने वैसा बिहेव नहीं किया, ये मतलब हुआ। ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली deigned to look at the stranger, जिसने बहुत ही मुश्किल से ही उनको, who had hardly deigned to look at the stranger, he walked close। उन दोनों ने बहुत ही हार्डली देखा था उस वेगाबॉन्ड को, उसने इग्नोर कर दिया था कि अरे भिखारी है, घुमक्कड़ है। तो
जो आयरन मास्टर है, जो इसका मालिक है, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास जाता है। हिम कौन है यहाँ पर? वेगाबॉन्ड। और यहाँ पर ही कौन है? ये आयरन मास्टर है बेटा। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने बड़ी ध्यान से देखा, आयरन मास्टर ने उस वेगाबॉन्ड को बहुत ही केयरफुली देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, फिर उसने अपना जो कैप लगाया हुआ था, स्लाउच हैट, टेढ़ा सा जो हैट लगाया था, उसको उतारा। टोर ऑफ का मतलब फाड़ा नहीं बेटा, है ना, कोई फाड़े का है, उन्होंने उतारा। टीयर ऑफ का मतलब हो गया उतार देना, उतारा। स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ठीक, उसने उतार दिया। अब मेरे ख्याल से 32 तक ही पहुंचते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ा लेंदी चैप्टर है भाई। और आज की इस वीडियो, चलो एक स्लाइड और देख लेते हैं, बस 2 मिनट, चलो। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सलोफ। अरे नील सलोफ तुम हो। अभी ये नई कहानी कहां से आ गई? अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में छोड़ के जाएंगे, एकदम वो सस्पेंस में। अगली वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, ये तो तुम हो नील सलोफ, ऐसे तुम हो। ही सेड, हाउ डू यू लुक? अरे तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? The man with the rat traps had never before seen the Iron Master. वो जो वेगाबॉन्ड था, उसने आयरन मास्टर का ना नाम सुना ना कभी देखा, लेकिन वो आयरन मास्टर उससे क्या कह रहा है? It's you, नील सलोफ। ये कौन है पता चलेगा अभी आगे। आयरन मास्टर रैम्जो and did not even know what his name was। और वो जो वेगाबॉन्ड है, ना उसको व्यक्ति को जानता, आयरन मास्टर को ना तो जानता, ना ये जानता है कौन है, क्या नाम है, कौन है इस फैक्ट्री का ये, और ये जो नील सलोफ नाम ले रहा है ये कौन है, पता ही नहीं। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। But it occurred to him का मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, but it occurred to him, उसको ये सूझा that if the fine gentleman कौन? वो जो आयरन मास्टर था, जो आया था राउंड पर। If the fine gentleman thought, अगर वो ये सोच रहा है, he was an old acquaintance, वह एक पुराना उसका परिचित व्यक्ति है, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो हो सकता है ये जेंटलमैन मुझे 2-3 क्रोनर दे दे। देख लालची आदमी, अभी फंसीगा आगे। क्रोनर दे दे, हो सकता है 2-3। बहुत से लोग होते हैं जो लालची, सोचते कि जान दे जो सोच रहा है, तो वो उसने उम्मीद में कुछ नहीं बोला। एंड therefore he did not want to deceive him all at once, और इसी वजह से उस वेगाबॉन्ड ने तुरंत अपनी पहचान नहीं बताई, मतलब वो तुरंत धोखा नहीं देना चाहता था कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। यहीं पर सस्पेंस में कहानी खत्म होती है, आज का सेशन खत्म होता। अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, हो सकेगा तो उसके अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टे होम, बी सेफ, और पूरे सेशन देखना। थैंक यू सो मच।